हेलो एंड वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन अधिकारी। मेरा नाम है सौरभ यादव और आज से यहाँ पर आपके लिए संप्रेषण का लेक्चर यानी संचार का लेक्चर यानी कम्युनिकेशन का लेक्चर शुरू हो रहा है। उत्तर प्रदेश पीसीएस के सीसैट के पेपर में कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन सीधे सीधे संप्रेषण से पूछे जाते हैं, कम्युनिकेशन से पूछे जाते हैं और थोड़ा सा भाषा इसकी क्लिष्ट टाइप होती है, तो थोड़ा बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से एकदम दिमाग को व्यवस्थित करके सुनिएगा। आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ज़रूर समझ में आएंगी और 20 से 25 क्वेश्चन में कम से कम 20 क्वेश्चन तो आप सही कर ही लोगे, तो आपकी समस्या जो है संप्रेषण वाली सीसैट वाली वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। इसके अलावा अंतर वैयक्तिक कौशल भी होता है जहाँ से 5-6 क्वेश्चन आते हैं, उसको भी हम देखेंगे। पहले संप्रेषण कंप्लीट कर लें, फिर उसको पढ़ेंगे और उसके बाद 4-5-6 लेक्चर में पूरा कंप्लीट होगा। और उसके अलावा जो है कि प्रीवियस ईयर पेपर जो है संप्रेषण के उसको भी पढ़ा जाएगा और मैथ रीजनिंग के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसे भी पढ़ा जाएगा। हिंदी इंग्लिश तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, बाकी मैथ रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व करवाएंगे। कम से कम 10-10 क्वेश्चन का सीरीज चला देंगे, 4-5 दिन में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, और बाकी सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम को ज्वाइन करिए और वहाँ पर रेगुलर क्विज में पार्टिसिपेट करिए और साथ ही साथ आप लोग जो है कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आपका कर्तव्य है। तो चलिए पढ़ते हैं संचार कम्युनिकेशन। क्या है कम्युनिकेशन? चलिए, संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अर्थपूर्ण मीनिंगफुल संदेश प्रेषित करने वाली प्रक्रिया है। अर्थपूर्ण संदेश प्रेषित करने वाली प्रक्रिया है। अगर अर्थपूर्ण नहीं है संदेश, मीनिंगफुल संदेश नहीं है, तो क्या हो जाएगा? वह नहीं रहेगा संचार। मतलब संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अर्थपूर्ण संदेश प्रेषित करने वाली प्रक्रिया है। अर्थ अगर नहीं है तो वह संदेश नहीं कहा जाएगा। ठीक है, संचार को अंग्रेजी भाषा में कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से हुई है। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। इसका अर्थ समुदाय होता है। कम्युनिस्ट प्लस कम्युनिकेयर इक्वल टू कम्युनिकेशन। ठीक है, पहले हमने देखा कि संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अर्थपूर्ण संदेश प्रेषित करने वाली प्रक्रिया है। हम यहाँ पर बैठे हैं, हम संदेश दे रहे हैं, हम बोल रहे हैं आपके पास, आप अपने फ़ोन में दे रहे हैं, बीच में एक माध्यम है। ठीक है, जिसकी वजह से आप तक आवाज़ अर्थपूर्ण तरीके से पहुँच रही है, तो यह संदेश है। संचार शब्द संस्कृत के चर धातु तथा सम उपसर्ग से मिलकर बना है। चर का अर्थ होता है चलना अथवा आगे बढ़ना, सम्यक आचरण का बोध कराता है। ठीक है, अतः सम्यक रूप से चलना या आगे बढ़ना संचार कहलाता है। सम्यक रूप से चलना और आगे बढ़ना, यही तो है संचार। संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अर्थपूर्ण संदेश प्रेषित करने वाली प्रक्रिया है। संदेश, ठीक है, अर्थपूर्ण संदेश प्रेषित करने वाली प्रक्रिया क्या है? संचार है। ठीक है, संचार एक रेखीय प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत संचार को सरल रूप में बढ़ता हुआ माना जाता है। जैसे कोई संदेश कोई संदेश भेज रहा है, बा उसे ग्रहण कर रहा है। तो प्रेषक होता है, मतलब हम हैं सेंड करने वाले, बीच में संदेश मतलब संदेश हम भेजते हैं, इधर प्राप्तकर्ता मतलब आप प्राप्त कर रहे हैं। हम संदेश भेज रहे हैं, प्रेषक हम हैं, हमारा संदेश है, फिर आप प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, प्राप्त कर रहे हैं, तो यही है संचार। तो क्या है संचार? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अर्थपूर्ण संदेश प्रेषित करने वाली प्रक्रिया ही क्या है? संचार है। एक बार डिफिनीशन पूछी गई थी यूपी पीसीएस के ही पेपर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, संचार के कई घटक हैं, कई तत्व, कई एलिमेंट होते हैं संचार के। अब इनको भी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमेशा 1-2 क्वेश्चन इन्हीं लोगों से, मतलब इनसे जो एलिमेंट्स हैं यहीं से पूछ दिए जाते हैं। अब जैसे एक प्रेषक होता है, सेंडर। मान लीजिए आप और किसी और के बीच में संदेश भेजा जा रहा है, तो आप प्रेषक हैं। ठीक है, प्रेषक हैं। आपने मैसेज टाइप किया अपने फ़ोन में। ठीक, अब फ़ोन क्या करता है? इनकोडिंग करता है। आप क्या मैसेज जिस प्रकार से लिखते हैं वैसे ही उड़ते हुए थोड़े जाता है। इनकोडिंग होती है, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, मतलब जो माध्यम का काम करती है, और वो आपका मैसेज होता है। इनकोडिंग होती है, फिर आपका मैसेज होता है। माध्यम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। व्हाट्सएप पे आपने लिखा, उसकी इनकोडिंग होती है, फ़ोन में इनकोडर लगा होता है, आपका मैसेज है, माध्यम के थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू जाता है। ठीक है, और जब रिसीवर के पास पहुंचता है तो डिकोडिंग कर देता है, कूटानुवाद कर देता है। ठीक है,
कोड का अनुवाद कर देता है। डिकोडर होता है जो अलग फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में होगा या फिर किसी और फॉर्म में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू गया, वहाँ पर डिकोडिंग फ़ोन में तुरंत हो जाती है और फिर रिसीवर उसको प्राप्त करता है, तो उसको सेम टू सेम जैसा मैसेज आप भेजते हैं वैसा प्राप्त होता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की हम बात कर रहे हैं, व्हाट्सएप की बात कर रहे हैं। जैसा आपने भेजा वैसा ही पहुँच रहा है। ठीक है, और फिर जब प्राप्तकर्ता के पास पहुंचता है तो प्राप्तकर्ता अपना फीडबैक देता है, प्रतिपुष्टि करता है कि यस हमें संदेश प्राप्त हो गया है, अब आपका काम हम जल्दी कर देंगे, या फिर जो भी संदेश हो। तो क्या है, सबसे पहले आता है सेंडर, इनकोडिंग होती है, फिर मैसेज, फिर मीडियम यानी माध्यम होता है, फिर डिकोडिंग होती है, फिर रिसीवर होता है, फिर उसके बाद देखिए प्रतिपुष्टि होती है, और बीच में शोर जो नॉइस होती है, नॉइस है। मान लीजिए आपका नेट सही नहीं चल रहा है, एक तरह से वो नॉइस का काम करेगा। मीडियम सही नहीं चल रहा है, आपका शोर हो रहा है, जैसे हम यहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है और हमारी आवाज़ आप तक पहुँच ही नहीं पा रही, तो एक तरह से बाधा, एक तरह से रुकावट, शोर जो है कि बाधा और रुकावट का कार्य करती है और संदेश को सही तरीके से प्राप्त नहीं हो पाता, उसमें बाधा कार्य करती है। जैसे हम प्रेषक हैं और आप प्राप्त करता हैं तो आप तक सही तरीके से नहीं पहुँचेगा नॉइज़ की वजह से, तो आपका फीडबैक भी सही तरीके से नहीं होगा कि सर संदेश सही प्राप्त नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रही चीज़ें कि आप क्या बता रहे हैं। एक दिन ऐसे ही लेक्चर हुआ था, उसमें कुछ समस्या हो गई थी, आवाज़ एकदम सही तरीके से नहीं जा रही थी, लेकिन फिर भी ठीक था, इतना आ रही थी कि समझ सकते थे आप, स्लो आवाज़ थी। ठीक है, तो प्रेषक होता है, ये याद रखना ज़रूरी है, इनका एक तरह से क्रम है। प्रेषक है, फिर इनकोडिंग होती है, प्रेषक के बाद संकेतन, फिर संदेश, फिर माध्यम, फिर कूटानुवाद, फिर प्राप्तकर्ता, उसके बाद में फीडबैक की बात आती है। ओके, यहाँ इंग्लिश में है सेंडर है, इनकोडिंग है, मैसेज होता है और माध्यम यहाँ पर है, डिकोडिंग होती है, फिर रिसीवर है, फिर इधर देखिए फीडबैक प्राप्त होता है सेंडर को। यही है ना, यही सब चीज़ें एलिमेंट्स हैं। ओके, तो ये संचार के एलिमेंट्स हैं। अब एक एक करके इनको हम लोग देखते हैं। मुख्य तत्व क्या है? स्रोत या प्रेषक, सोर्स या सेंडर जो होता है, संदेश भेजने वाला। संकेतन या इनकोडिंग बोलते हैं, भेजने वाले संदेशों को संकेतों में रूपांतरित करना, वो आपका फ़ोन वगैरह कर देता है। ठीक है, संदेश होता है जो आपका विचार हो, सूचना हो, अनुभव हो तथा मौखिक या लिखित संदेश हो। माध्यम है वह साधन जिसके द्वारा कोई संदेश प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक पहुंचता है। ठीक, कोई भी माध्यम हो, आपने एक पत्र लिखा और दूसरे मतलब सामने वाले घर के मतलब मान लीजिए 1 किलोमीटर दूर भेजना है, किसी आदमी से भिजवा दिए, भैया वहाँ ले जाकर दे देना। आपने लिखा, आपने संदेश तो लिखा, ठीक है, आप माध्यम क्या है, वह आदमी हो गया माध्यम आपके लिए, है ना। और यहाँ पर संदेश आपने अपनी भाषा में लिखा और वहाँ पर डिकोडिंग के लिए भी आपने बताया कि इस प्रकार से डिकोडिंग हो जाएगी, तो वो अलग चीज़ें हैं। कूटानुवाद क्या होता है? संदेश को अर्थपूर्ण संदेशों में परिवर्तित करना कूट अनुवाद होता है। कूटानुवाद, आपने जो संदेश संकेतन या इनकोडिंग की थी उसकी डिकोडिंग हो जाती है। डिकोडिंग फिर से उसको पढ़ने लायक बना दिया गया। और प्राप्तकर्ता, रिसीवर क्या है? संदेश प्राप्त करने वाला। प्रतिपुष्टि संचार प्रक्रिया का अंतिम चरण होती है। जब संदेश प्राप्तकर्ता की संदेश के प्रतिक्रिया या प्रतिक्रिया हो तब वह प्रतिपुष्टि कहलाती है। जब प्राप्त करने वाला अपनी फीडबैक देता है, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, हमने आपसे कई क्वेश्चन पूछे, आपने फीडबैक नहीं दिया, कमेंट आपने नहीं किया, तो यहाँ पर जो है कि प्रतिपुष्टि नहीं प्राप्त हो रही। कुछ ही लोग हैं कमेंट करते हैं, आप लोग भी कमेंट करिए। कमेंट से जो है कि मोटिवेशन मिलता है, तब तो और अच्छे अच्छे लेक्चर आपको प्राप्त होंगे। तो मोटिवेट रहेंगे तभी ना आपको लेक्चर देंगे। तो यही प्रतिपुष्टि है, यही फीडबैक है। प्रतिपुष्टि संचार को बेहतर बनाने में सहायक होती है। जो हम बता रहे हैं कि संचार को बेहतर बनाने में सहायक होगी। हमने आज पढ़ाया, आपने कहा कि बहुत अच्छा सर लेक्चर था, तो हमें प्रतिपुष्टि मिलेगी तो हम अगले लेक्चर में और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, आपका एक एग्ज़ाम निकला, आपको सब लोग मोटिवेट किए कि बहुत और मेहनत करो, आगे और अच्छा होगा, तो आप और मेहनत करते हैं, तो वो फीडबैक होता है, वो प्रतिपुष्टि होती है। ठीक है, तो स्रोत या प्रेषक, सोर्स या सेंडर, संदेश भेजने वाला। संकेतन या इनकोडिंग, भेजने वाले संदेशों को संकेतों में परिवर्तित करना। मैसेज होता है विचार, सूचना, अनुभव, मौखिक या लिखित संदेश। माध्यम होता है वह साधन जिसके द्वारा कोई संदेश प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक पहुंचता है, माध्यम या मीडियम। फिर डिकोडिंग होती है कूटानुवाद, संदेश को अर्थपूर्ण संदेशों में परिवर्तित करना। प्राप्तकर्ता, रिसीवर, संदेश प्राप्त करने वाला। और प्रतिपुष्टि, फीडबैक, प्रतिपुष्टि संचार को बेहतर बनाने में सहायक होती है। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर शोर क्या है? नॉइस, संचार में उत्पन्न वह बाधा जो प्राप्तकर्ता द्वारा संदेश प्राप्त करने में हस्तक्षेप करती है, उसे शोर कहते हैं। हस्तक्षेप करे, प्राप्त ही नहीं हो पा रहा, हस्तक्षेप हो रहा है, शोर हो रही, किसी प्रकार की बाधा, नॉइस हो,
वो अगर संदेश सही तरीके से प्राप्त नहीं हो रहा है तो वो नॉइज़ का काम करेगी, शोर का काम करेगी। ठीक है। नोट, संचार के मुख्यतः 6 तत्व होते हैं, लेकिन व्यावहारिक रूप से संकेतन, इनकोडिंग तथा डिकोडिंग के जुड़ने के कारण तत्वों की संख्या 8 हो जाती है। ठीक है। पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वगैरह नहीं थे तो डिकोडिंग इनकोडिंग की आवश्यकता नहीं होती थी, तो मुख्य रूप से तत्व कितने थे? 6 थे। लेकिन 2 तत्व संकेतन, इनकोडिंग और डिकोडिंग की जब बात आ गई, संकेतन या इनकोडिंग और डिकोडिंग कूटानुवाद की जब बातें आ गई, तो इनके तत्वों की संख्या 8 हो जाती हैं। हर एक पॉइंट महत्वपूर्ण है, सभी पर बहुत गौर से ध्यान करके सुनिएगा। ठीक है। और अभी आप लोग PDF ना मांगिएगा, जब पूरे तरीके से संप्रेषण कंप्लीट हो जाएगा हम आपको PDF सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम पर भेज देंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संचार के प्रकार, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। मानव कई प्रकार के संप्रेषण हैं, जैसे इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, ग्रुप कम्युनिकेशन, जन संचार यानी मास कम्युनिकेशन। देखते हैं, मानव अपने दैनिक जीवन में संचार से जुड़ा रहता है। आप भी जुड़े रहते हैं, हम भी जुड़े रहते हैं। वाणी, लेखन या संकेतों के द्वारा विचारों, अभिमतों अथवा सूचना के विनिमय में क्या होता है? आदान प्रदान को हम संचार कहते हैं। वाणी, लेखन, संकेतों के द्वारा विचारों, अभिमतों अथवा सूचना के विनिमय को हम संचार कहते हैं। संचार की प्रक्रिया निरंतर प्रवाहमान रहती है, हमेशा चलती रहती है। अपने समाज में मानव कहीं प्रचारक के रूप में संदेश संप्रेषित करता है तो कहीं प्राप्तकर्ता के रूप में संदेश ग्रहण करता है। संचार प्रक्रिया में शामिल लोगों की संख्या के आधार पर संचार विभिन्न रूपों एवं प्रकार का विस्तृत विवेचन किया जाता है। कई रूपों में होता है। संचार प्रक्रिया में शामिल लोगों की संख्या के आधार पर संचार मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। लोगों की संख्या के आधार पर संचार मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। एक है अंतःवैयक्तिक संचार, इंट्रापर्सनल। एक है अंतर्वैयक्तिक संचार, इंटरपर्सनल। एक है समूह संचार यानी ग्रुप कम्युनिकेशन। एक है जन संचार यानी मास कम्युनिकेशन। ओके। यहाँ पर अंतःवैयक्तिक संचार लिखा गया। अंतःवैयक्तिक, इंट्रापर्सनल, आपकी अंतःकरण की बात हो रही है। ठीक है। इनर वॉइस आपकी, मतलब आप खुद से सब जब संचार करते हैं तो वह अंतर्वैयक्तिक होता है। ओके। और अंतर्वैयक्तिक क्या होता है? 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में अंतर्वैयक्तिक संचार होता है। इंटरपर्सनल होता है समूह संचार कई लोगों के बीच में। जन संचार तो आप जानते हैं, मास कम्युनिकेशन हो। ओके। चलिए एक एक को देखते हैं बेहतर तरीके से। यहाँ पर है अंतःवैयक्तिक संचार, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंग्लिश में इंट्रा जब पढ़ते हैं तो आपको समस्या होती है कि इंट्रा का मतलब 2 लोगों के बीच की बात है। नहीं, यह अंतः मतलब एक अकेले व्यक्ति के बीच की बात है। यह एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जो मनुष्य के चिंतन, मनन, स्व संचार पर आधारित होती है। चिंता करना, मनन करना, बैठे हैं आपकी इस बार तो निकाल के छोड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। आप चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं। ठीक है। ओके। तो यह अंतःवैयक्तिक है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है। कुछ भी करने और कुछ भी कहने से पूर्व मन में विचार संवादों का रूप ले लेते हैं। ठीक है। मन में विचार करते हैं, कहते हैं ना पहले सोच विचार लो क्या करना है तुम्हें। तो सोच विचार वही जो है कि अंतःवैयक्तिक है, इंट्रापर्सनल है। यह संचार मुख्यतः मानसिक स्तर पर होता है। आत्मविवेचन, आत्मविश्लेषण, तर्क वितर्क, अंतर्द्वंद आदि इसी श्रेणी के संचार है। आपसे अंतर्द्वंद, खुद से लड़ाई हो रही है ना। कहते हैं खुद से लड़ जाओ। खुद से लड़ जाओ मतलब खुद से लड़ जाओ कुछ करने के लिए। आपका शरीर आपको कहता है कि मत करो ये, लेकिन आप खुद से लड़ जाओ कि मुझे करना है, मुझे निकालना है, UPSC तो निकालना है, मुझे बनना है, PCS अधिकारी तो बनना है। ठीक है। यह होगा अंतःवैयक्तिक संचार, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है। संचार के इस स्तर में प्रेषक, संचारक व प्राप्तकर्ता दोनों की भूमिका का निर्वहन एक ही व्यक्ति करता है। आप ही तो करते हैं, एक ही व्यक्ति करता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, चीज़ें क्लियर होंगी। अतः वैयक्तिक या अंतरावैयक्तिक संचार के कुछ उदाहरण निम्नलिखित रूप में हैं। विद्यार्थी सदैव अच्छे अंक पाने के लिए स्वयं से संचार करता है, तो विद्यार्थी आप भी हैं तो स्वयं से संचार करते होंगे। बेरोजगार व्यक्ति नौकरी पाने के लिए स्वयं से संचार करता है। भूखा व्यक्ति सदैव अपनी भूख मिटाने के लिए स्वयं से संचार करता है। शारीरिक रूप से मजबूत व्यक्ति कमजोर व्यक्ति पर अपना प्रभुत्व जमाने के लिए स्वयं से संचार करता है। ठीक है। तो मजबूत लोग तो हमेशा चाहते हैं कि कमज़ोर लोगों को दबा के रखा जाए, तो ये भी स्वयं से संचार है। अंतःवैयक्तिक संचार के द्वारा मानव में नैतिक मूल्य, अभिवृत्ति, विश्वास इत्यादि का जन्म होता है। जब आप अपने से खुद से मनन करते हैं, खुद से चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं, तो यह क्या होता है? अभिवृत्ति, आपका एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, विश्वास, नैतिक मूल्य,
ये आपके अंदर से निकल कर आते हैं। ठीक है, एक रिक्शे वाला व्यक्ति है, अगर वह रिक्शा चला के आपको लेके गया 5 किलोमीटर तक और आपसे 10 रुपये मतलब 10 रुपये आपसे मांगता है, और आप रिक्शे पर जब तक बैठे हैं तब तक आप अपने दिमाग में अंतःकरण कर रहे हैं कितनी मेहनत करता है, इतना दूर तक चलाते हुए लेके आ रहा है। तो यह आपके विचार, आपके एटीट्यूड, आपके नैतिक मूल्य के विकास में ये देखिए जन्म हो रहा है, आपके नैतिक मूल्य का जन्म हो रहा है आपके खुद के अंतःकरण में। ठीक है, आपके साथ अंतर्द्वंद चल रहा है, आत्मविवेचन चल रहा है, चिंतन चल रहा है। ठीक है, आपका चिंतन मनन चल रहा है उस वक्त। ठीक है, तो यही इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है, अंतःवैयक्तिक संचार है। ठीक है, और इस संचार में प्रेषक, संचारक व प्राप्तकर्ता दोनों की भूमिका का निर्वहन एक ही व्यक्ति करता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्वैयक्तिक, वो था अंतःवैयक्तिक, यह है अंतर्वैयक्तिक। अंतर्वैयक्तिक क्या है? अंतर्वैयक्तिक संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों का परस्पर संचार, दो या दो से अधिक, एक नहीं, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का परस्पर संचार। यह संचार दो तरफा प्रक्रिया है, दो तरफा है। इसमें संचारक को त्वरित फीडबैक मिलने लगता है। दो तरफा है, दो लोगों के बीच में हो रहा है, तो दो तरफा या अधिक लोग हैं तो तुरंत फीडबैक मिलता है। जैसे साक्षात्कार, कार्यालय में वार्तालाप, कार्यालयीय वार्तालाप, समाचार संकलन इत्यादि अंतर वैयक्तिक संचार का उदाहरण है ना। समाचार संकलन, कार्यालयीय वार्तालाप, साक्षात्कार। उपदेशात्मक संचार भी इसी का उदाहरण है। कोई उपदेश दे रहा है, वहाँ पर फीडबैक भी आप देते हैं तुरंत। दो या दो से अधिक लोगों के बीच में आप, कोई स्टेज पर खड़ा होकर संचार कर रहा है, उपदेश दे रहा है, तो उपदेशात्मक संचार भी इसी का उदाहरण है। अंतर्वैयक्तिक संचार सामाजिक संबंधों का आधार है। इस संचार के लिए केवल दो लोगों की उपस्थिति ही अनिवार्य नहीं है, बल्कि उनके मध्य परस्पर अंतःक्रिया का होना भी जरूरी है। याद रखिएगा, सिर्फ उपस्थिति ही अनिवार्य नहीं है, उनके मध्य परस्पर अंतःक्रिया का भी होना जरूरी है। ठीक है, दूरभाष पर वार्तालाप, टेलीफोन पर, ईमेल अथवा सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर बातचीत, चैटिंग अंतर्वैयक्तिक संचार के अंतर्गत आते हैं। सोशल नेटवर्किंग, व्हाट्सएप पे आप बात कर रहे हैं, तुरंत वहाँ से एक व्यक्ति से बात कर रहे हैं या ग्रुप में आप बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको फीडबैक मिलते रहते हैं, वो अंतर्वैयक्तिक संचार के अंतर्गत आएंगे। अब अंतर्वैयक्तिक संचार दो प्रकार का होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आगे धीरे धीरे चीज़ें थोड़ा सा बड़ी होंगी, लेकिन बहुत आसान है, बहुत टफ नहीं है, बहुत आसान चीज़ें हैं, बस थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। ओके, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन दो प्रकार का है, एक होता है वर्बल कम्युनिकेशन शाब्दिक, एक है अशाब्दिक यानी नॉन वर्बल। वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल, वर्बल यानी मुंह से जो बोला जाता है सिर्फ वही नहीं होता है, वर्बल में मौखिक संचार, ओरल कम्युनिकेशन और लिखित संचार दोनों आते हैं। ये महत्वपूर्ण चीज़ है। क्या है? अंतर्वैयक्तिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो है वर्बल यानी शाब्दिक संचार है, और नॉन वर्बल यानी अशाब्दिक संचार दो प्रकार के हैं। वर्बल कम्युनिकेशन शाब्दिक संचार मौखिक ओरल कम्युनिकेशन है, और लिखित संचार यानी रिटन कम्युनिकेशन दोनों है। ठीक है, और दूसरा है यहाँ पर अंतर्वैयक्तिक के दूसरा प्रकार अशाब्दिक संचार नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, मौखिक में क्या है, सेमिनार हो रहा है, संगोष्ठी हो रही है और कार्यशाला इत्यादि आते हैं, और लिखित में पत्र अथवा तार, फैक्स, ईमेल सब आते हैं। ओके, अशाब्दिक में शारीरिक हाव भाव एवं संकेतों के माध्यम से किया गया संचार अशाब्दिक संचार है। संचार का सबसे प्रभावी माध्यम यही है, बिना कुछ कहे बातों को अपनी समझा देना। ठीक है, तो जैसे आँखों में बातें हो जाए, तो ये सब अशाब्दिक संचार के अंतर्गत आते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो बिना मुंह से बोले, बिना कुछ लिखे अगर बात हो जाए, एक सामने वाला व्यक्ति समझ जाए, तो यह क्या होगा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, तो अंतर्वैयक्तिक याद रखिएगा। लिखित और मौखिक में लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत सिर्फ बोलने वाला शाब्दिक वाला होगा, नहीं, इसमें लिखित भी होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मौखिक और लिखित को देख लेते हैं, इसके प्रकार को, फिर आगे और जो टाइप्स हैं अगले लेक्चर में देखेंगे। मौखिक संचार यानी ओरल कम्युनिकेशन क्या है, जब कोई संदेश या सूचना मौखिक उच्चारण द्वारा प्रेषित की जाती है उसे मौखिक संचार कहते हैं। उच्चारण द्वारा, बोल के। इसमें केवल दो पक्ष होते हैं, प्रेषक और संदेश प्राप्तकर्ता, प्रेषक और संदेश प्राप्तकर्ता। ठीक है, मौखिक संचार के द्वारा ही मानवीय या सामाजिक संबंधों की स्थापना की जाती है। इस संचार में वार्तालाप, अनौपचारिक सूचना, समूह चर्चा में भाषण
तथा अंगूरी लता, ग्रे पॉइंट संचार इत्यादि आते हैं। याद रखिएगा, मौखिक संचार के अंतर्गत ही इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के टाइप्स में जब शाब्दिक संचार वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत मौखिक संचार ओरल कम्युनिकेशन को हम पढ़ते हैं तो उसमें जो है कि अंगूरी लता, ग्रे पॉइंट संचार आता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है अंगूरी लता, ग्रे पॉइंट संचार किस संचार के अंतर्गत आता है, तो मौखिक संचार के अंतर्गत आता है। और यह मौखिक संचार किस संचार के अंतर्गत है, यह वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत है। ओके, याद रखिएगा, अंगूरी लता या ग्रे पॉइंट संचार। मौखिक संचार में व्यवधान या रुकावट आने को एंट्रोपी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। मौखिक संचार में कोई रुकावट हो, व्यवधान हो, एंट्रोपी उसको कहते हैं, एंट्रोपी। ठीक है, एंट्रोपी कहते हैं। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब लिखित संचार क्या है, जब कोई संदेश या सूचना प्राप्तकर्ता को लिखित रूप से प्रेषित की जाती है उसे लिखित संचार कहते हैं। इस संचार का कार्यालयीय महत्व सर्वाधिक होता है। इसके माध्यम से सूचना विभिन्न स्थानों पर अनेक व्यक्तियों को एक साथ संचारित की जा सकती हैं। लिखित संचार के अभाव में कोई भी व्यापार, वाणिज्य अथवा संगठन का संचालन संभव नहीं है। इस संचार के माध्यम से संदेशों के अभिलेखों को, रिकॉर्ड को सुरक्षित रखा जाता है। लिखित संचार के प्रमुख रूप निम्नलिखित हैं, जैसे प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट, कोई रिपोर्ट होती है लिखित रूप में होती है। फैक्स हो गया, बुलेटिन हो गया, परिपत्र या कार्यालयीय आदेश, सर्कुलर, ऑफिस ऑर्डर, सोशल नेटवर्किंग, नोटिस। ठीक है, ये लिखित के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और मुख्य रूप से यह एक तरफा संचार होता है। ठीक है, क्या है कि इस संचार का कार्यालयीय महत्व सर्वाधिक होता है। इसके माध्यम से सूचना विभिन्न स्थानों पर अनेक व्यक्तियों को एक साथ संचारित की जाती है। न्यूज़पेपर आप उठाते हैं, न्यूज़पेपर में जो चीज़ें लिख गई हैं आपके पास मिल जाती हैं। एक तरह से एक तरफा संचार है। टीवी आप देख रहे हैं, क्या आप संचार कर पा रहे हैं, वापस आप फीडबैक दे पा रहे हैं। भले ही आप उसकी वेबसाइट पर जाकर मेल करिए कि आपने ऐसा बताया था, वो पढ़ें या ना पढ़ें। ठीक है, तो टीवी यहाँ पर अगर हम बात करते हैं फीडबैक दे रहे हैं, जैसे आप यूट्यूब पर देख रहे हैं न्यूज़, तो वो अलग बात है। टेलीविज़न में देख रहे हैं तो वो अलग बात हो जाएगी, है ना। तो वहाँ पर क्या होगा, आप फीडबैक नहीं दे पाते हैं, एक तरफा संचार की बात हो जाएगी। न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हैं तो एक तरफा संचार की बात हो जाएगी। कोई रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है, वो भी एक तरफा संचार की बात होगी। वो अलग बात है कि आप जाकर फिर से रिपोर्ट करते हैं, आप आरटीआई दायर करते हैं, ये सब चीज़ें अलग हो जाएंगी। तो मौखिक और लिखित संचार आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, लेकिन चलिए देख लेते हैं अशाब्दिक को भी, लेकिन इसमें कई संचार हैं, इसको हम लोग कल देखेंगे। प्रॉक्सिमिक्स, काइनेसिक्स, पार्श्व भाषा, स्पर्श की भाषा, क्रोनोमिक्स। तो अशाब्दिक संचार है जिस संचार में व्यक्ति संदेश को प्रेषित करने के लिए भाषा के अतिरिक्त अशाब्दिक व्यवहार या संकेतों, शारीरिक मुद्रा, चेहरे की अभिव्यक्ति, आवाज़ का उतार चढ़ाव का उपयोग करता है, ऐसे संचार को अशाब्दिक संचार कहते हैं। ठीक है, तो अशाब्दिक संचार में चेहरे की अभिव्यक्ति, फेशियल एक्सप्रेशन सर्वाधिक प्रभावी होती है। इसकी प्रभाविता शारीरिक हाव भाव से भी अधिक होती है। इसके कई प्रकार होते हैं, इसके कई प्रकार हैं। प्रॉक्सिमिक्स, काइनेसिक्स, पैरा लैंग्वेज, टच लैंग्वेज, क्रोनोमिक्स। ओके, ठीक है, चलिए अब फिर से एक बार देखते हैं, सब रिवाइज करते हैं ताकि आपको कोई समस्या न रह जाए। हमने शुरू में देखा कि संचार क्या है। संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का तक अर्थपूर्ण संदेश प्रेषित करने वाली प्रक्रिया है। यह गत्यात्मक, जटिल तथा वैज्ञानिक प्रक्रिया है। संचार को अंग्रेजी भाषा में कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ समुदाय होता है। कम्युनिस्ट प्लस कम्युनिकेयर इक्वल टू कम्युनिकेशन। संचार शब्द संस्कृत के चर धातु तथा सम उस पर उपसर्ग से मिलकर बना है। चर का अर्थ चलना अथवा आगे बढ़ना, सम्यक आचरण का बोध कराता अथवा सम्यक रूप से चलना या आगे बढ़ना संचार कहलाता है। संचार एक रेखीय प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत संचार को सरल रूप में बढ़ता हुआ माना जाता है। जैसे कोई संदेश भेज रहा है, बा उसे ग्रहण कर रहा है, प्रेषक, संदेश प्राप्तकर्ता। ठीक है, यहाँ पर इसके एलिमेंट्स तत्व हैं। कौन कौन से तत्व? प्रेषक होता है यानी सेंडर, संकेतन यानी इनकोडिंग, संदेश यानी मैसेज, फिर माध्यम, फिर कूटानुवाद यानी डिकोडिंग, फिर प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर, फिर उसके बाद फीडबैक प्राप्त होता है। नॉइस जो होता है बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है, शुरुआत में सिर्फ 6 एलिमेंट थे, लेकिन इनकोडिंग यानी संकेतन और डिकोडिंग के जुड़ने के बाद एलिमेंट 8 हो गए। ठीक है, चलिए यहाँ पर वही चीज़ें लिखी गई हैं। शोर वगैरह के बारे में, संचार में उत्पन्न वह बाधा जो प्राप्तकर्ता द्वारा संदेश प्राप्त करने में हस्तक्षेप करती है, शोर कहलाती है। ठीक है, याद रखिएगा, टोटल 8 चीज़ें हैं, 4 इधर, 4 2 6 7 1 8 चीज़ें हैं, याद रखिएगा। नॉइस भी है उसमें। संचार के प्रकार, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन हमने बताया, संचार कई प्रकार का है। अंतःवैयक्तिक है, इंट्रापर्सनल है, अंतर्वैयक्तिक यानी इंटरपर्सनल है, समूह संचार यानी ग्रुप कम्युनिकेशन, और मास कम्युनिकेशन है जन संचार। ओके, यहाँ पर अंतःवैयक्तिक मतलब आपके अंदर चिंतन मनन, स्व संचार, खुद से संचार करना अंतःवैयक्तिक है। ओके, इस संचार में प्रेषक यानी संचारक व प्राप्तकर्ता दोनों की भूमिका का निर्वहन एक ही व्यक्ति करता है। जैसे खुद आपसे बातें करते हैं तब।
ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर अंतर्व्यक्ति क्या है? दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में जब संचार होता है, यह दो तरफा प्रक्रिया है। इसमें संचारक को त्वरित गति से फीडबैक मिलने लगता है। यह कई प्रकार के होते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन यानी शाब्दिक संचार, और यहाँ पर अशाब्दिक नॉन वर्बल। वर्बल कम्युनिकेशन मौखिक संचार दो तरह के हो, ओरल कम्युनिकेशन, लिखित यानी रिटन कम्युनिकेशन, ठीक है। और यहाँ पर हमने देखा मौखिक संचार में क्या है कि इसमें दो पक्ष होते हैं, प्रेषक और संदेश प्राप्तकर्ता दोनों, यानी कि सेंडर और रिसीवर दोनों होते हैं। अंगूरी लता ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन इसी के अंतर्गत आता है। इसमें आने वाले रुकावट व्यवधान जो होता है वो एंट्रोपी कहलाता है। लिखित कम्युनिकेशन क्या है कि जब कोई संदेश या सूचना प्राप्तकर्ता को लिखित रूप से प्रेषित की जाती है तो उसको लिखित संचार कहते हैं, जैसे रिपोर्ट, फैक्स, बुलेटिन, परिपत्र या कार्यालयी आदेश, सोशल नेटवर्किंग, नोटिस, ये सब लिखित संप्रेषण के अंतर्गत आते हैं। अशाब्दिक संचार यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें हाव भाव, मुद्रा, चेहरे की अभिव्यक्ति, आवाज़ का उतार चढ़ाव अशाब्दिक संचार कहलाते हैं। यह कई प्रकार का होता है। प्रॉक्सिमिक्स, काइनेसिक्स, पार्श्व भाषा, स्पर्श की भाषा, क्रोनोमिक्स, ये पूछे जाते हैं। ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो अगले लेक्चर में इसको बेहतर तरीके से देखा जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि कैसा लगा लेक्चर आपको, क्या लेक्चर और आगे बनाए जाएँ, आपको दिए जाएँ, तो आप लोग फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बाकी सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।